हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फूड एंड हेल्थ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख लिया था। संतुलित भोजन क्या होता है और संतुलित भोजन अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कुपोषण का वो व्यक्ति शिकार हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देख लिए थे हमने, खनिज लवण तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग देख लिए थे, और हमने साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बीपी के बारे में देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, मोटापा। टॉपिक रहेगा हमारा मोटापा। मोटापा कहने का मतलब क्या हो गया? ओबेसिटी। तो सबसे पहली बात करेंगे ओबेसिटी होती क्या है। समझना, बड़े ध्यान से समझना सभी। शरीर पर अतिरिक्त वसा का जमाव होना, मोटापा कहलाता है। ठीक है भाई। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति के बॉडी के ऊपर अत्यधिक मात्रा के अंदर फैट जमा होगी। अत्यधिक मात्रा के अंदर फैट जमा होगी, क्या कहलाएगा? ये मोटापा कहलाएगा। अब बात करेंगे ये अत्यधिक मात्रा के अंदर फैट जमा क्यों हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोटापा किसे बोलेंगे। तो मोटापा कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। यानी शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर देखो फैट जमा होती है, ये बात बराबर बिल्कुल ही वाजिब है, लेकिन एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाना, एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाना क्या कहलाएगा? मोटापा कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, समझना चीजों को बिल्कुल ही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर वो मोटापा का शिकार है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो मोटापा का शिकार है व्यक्ति? तो सबसे पहले उसके लिए नापने के लिए एक हमारे पास में होता है BMI। BMI कहने का मतलब हो गया बॉडी मास इंडेक्स। क्या हो गया? बॉडी मास का इंडेक्स हो गया। इसे ही हम पता लगाएंगे कि वो व्यक्ति, हम देख के नहीं बता सकते कि व्यक्ति मोटा है या नहीं है, लेकिन बस मोटापा कहने का मतलब इतना हो गया। वैसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर के ऊपर, उसके पेट के ऊपर, उसके आमाशय के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाएगी? फैट, वसा संग्रहित हो जाएगी। क्या कहलाएगा? वो मोटापा कहलाता है। उसे नापने के लिए हमारे पास में एक पैरामीटर होगा जिसका नाम हो गया BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यानी इसको बोलेंगे हम, हिंदी के अंदर बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। क्या बोलेंगे इसको? शरीर भार सूचकांक। सूचकांक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? शरीर भार सूचकांक बोलेंगे। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन, कैसे करेंगे? तो BMI बराबर हो गया, समझना बड़े ध्यान से चीजों को, शरीर का भार किस में लेना है अपने को? केजी में लेना है, अपॉन करना है अपने को व्यक्ति की लंबाई। व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई किस में लेनी है? ध्यान देना, मीटर में लेनी है। अरे बात समझ में आ रही क्या आपको? शरीर भार सूचकांक BMI। हाँ, BMI नापने के लिए, किसके नापने के लिए होता है? यस, मोटापे को नापने के लिए BMI हम काम में लेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को बोलकर नहीं बोलेंगे हाँ तेरे अंदर मोटापा हो गया, तो मोटापे का शिकार हो गया। वैसे हम देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एकदम परफेक्ट बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, उसका BMI निकालना पड़ेगा। BMI कैसे निकाला जाएगा? उसके बॉडी का वेट ले लो, किसके अंदर? केजी के अंदर। बॉडी वेट हो गया किसके अंदर? केजी के अंदर। और उसकी क्या ले लो? लेंथ ले लो, व्यक्ति की लंबाई ले लो। ध्यान देना, लंबाई किस में लेनी है? मीटर के अंदर लेनी है। अगर इसकी कैलकुलेशन 25 mg, 25 kg मीटर स्क्वायर के अंदर आती हैं, 25 kg मीटर के अंदर आती हैं, तो ध्यान देना वो व्यक्ति कैसा है? नॉर्मल है। कैसा है वो व्यक्ति? नॉर्मल है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का भार लेंगे, किसी व्यक्ति का BMI निकालना है, तो भाई BMI निकालने के लिए क्या होगा? अरे भाई साहब, आपका वेट दे दो, आपका वजन कितना होगा और आपकी लंबाई कितनी है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है और उसका वेट भी कम है, तो इसका मतलब क्या है हुआ कि वो व्यक्ति बैलेंस है। लेकिन जिसकी हाइट है बिल्कुल ही कम और उसका वेट हो गया बहुत ज़्यादा, 100 किलो के आसपास अगर उसका वेट हो गया और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, हम कह सकते हैं सीधी सी बात है कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट संग्रहित हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 25 आ जाए, ध्यान देना, अगर इसकी वैल्यू 25 आ जाए, 25 अगर आ जाए, तो वो व्यक्ति क्या है? नॉर्मल है, यानी मोटापा स्थिति में आने वाला है, उसको बचाव की जरूरत है। ठीक है, मोटापा से पूर्व अवस्था कहलाती है ये। और अगर
30 से ज़्यादा हो गया, 30 केजी मीटर से अगर ज़्यादा हो गया तो समझो वो व्यक्ति क्या हो गया, मोटापा का शिकार हो गया। उस व्यक्ति के अंदर क्या होगी, ओबेसिटी होगी, यानी वो मोटापा हो गया। बातें समझ में आ रही क्या आपको? एक बार वापस देखिए चीज़ों को। सबसे पहले हो गया मोटापा, एक गंभीर समस्या है। मोटापा एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। मोटापा और मोटापा कहने का मतलब क्या होगा, सीधी सी परिभाषा होगी, शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वसा संग्रहित होना क्या कहलाएगा भाई, मोटापा कहलाएगा। और मोटापा को नापने के लिए एक इंडेक्स काम लेंगे, कौन सा वाला, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक, और जिसमें क्या करेंगे, व्यक्ति की लंबाई लेंगे। ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे इधर। व्यक्ति की क्या करेंगे, लंबाई लेंगे, और क्या लेंगे, व्यक्ति का भार लेंगे। व्यक्ति का भार अपॉन व्यक्ति की लंबाई, मीटर के अंदर अगर 25 आ जाए, अगर 25 आ जाए तो बहुत बढ़िया, व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं कह सकते उसको, मोटापा का पूर्व अवस्था कह सकते हैं कि अब मोटापा उसके होने वाला है। अगर वो 30 से ज़्यादा हो जाए तो समझो वो मोटापा का शिकार हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं और बीएमआई क्या होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया बीएमआई। व्हाट इज बीएमआई? तो बीएमआई कहने का मतलब क्या हो गया, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। और ये किसको नापने के लिए होगा, हाँ बहुत बढ़िया, ये मोटापा को नापने के लिए एक पैरामीटर होता है। बातें समझ में आ रही है क्या सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। अब बात करेंगे कि भाई मोटापा हो गया, उस मोटापा का कारण क्या हो गया। सर बातें बिल्कुल सारी ठीक हैं, अब मोटापा बताओ कि मोटापा हुआ क्यों, ये बताइए कारण क्या हो गया। तो मोटापा का कारण क्या हो गया, कोई व्यक्ति इतना इतना मोटा क्यों हो जाता है। आपको पता होगा सारी चीज़ें कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका सबसे पहले उसका जो खान पान है वो मिस्टेक होगा, वो बहुत ज़्यादा बाहरी भोजन खाएगा और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं है, अपनी जगह पे हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल भी काम बिल्कुल भी नहीं करता, एकदम आलसी टाइप का व्यक्ति है। शरीर को क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा मेहनत नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या हो गया, शरीर के ऊपर जो वसा होगी वो बर्न नहीं होगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो शरीर के ऊपर जमा हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या हो गया, मोटापा का कारण क्या हो गया, चर्बी युक्त भोजन। उसका जो भोजन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट है, या फिर जंक फूड ज़्यादा मात्रा में। वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति, जो मोटा व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बाहरी चीज़ों का उपयोग करते हैं, फास्ट फूड का उपयोग करते हैं, जंक फूड का उपयोग करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें, बाहरी भोजन, कृत्रिम भोजन का सेवन करते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो गया, कृत्रिम भोजन करना, कृत्रिम भोजन यानी वही भोजन अपना बाहरी भोजन, या फिर क्या बोल सकते हैं, व्यायाम की कमी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही ऐसा ही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी एक जगह पर बैठने वाला काम है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बातें समझ में आ रही कि आपको? मोटापा का कारण क्या हो गया, सीधी सी बात है, मोटापा का कारण क्या हो गया, उसका खान पान गड़बड़ है, सीधी सी बात है। मेन जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, उसका खान पान गड़बड़ है। खान पान कहने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर चर्बी युक्त भोजन बहुत ज़्यादा है, वो वसा की मात्रा, घी या तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा लेता है, या फिर जंक फूड का सेवन करना, बाहरी भोज्य पदार्थों का सेवन करना, कृत्रिम फूड करना, या फिर उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी एक जगह पर बैठने वाला काम। अगर ऐसा है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटापा से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। या फिर उसका एक मेन कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी, थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, हार्मोन स्रावित करती हैं, कौन सा वाला, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, भोजन का उपापचय करता है। समझना चीजों को, ये क्या करेगा, भोजन का उपापचय करता है। याद आ रहा होगा सभी को, आपको भोजन का उपापचय करना, भोजन का उपापचय करता है। अब ध्यान देना, अगर वो भोजन का उपापचय करेगा, जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, समझना, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम कर देती है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे अपन इसको, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर क्या होगा, उपापचय नहीं होगा। उपापचय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा,
जो वसा है वो क्या हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। अरे बात समझो, वापिस समझो चीजों को एक बार। जब थायराइड ग्लैंड बनती हैं, जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो हार्मोन नहीं बनाती सही ढंग से तो क्या हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। अरे उसका काम ही तो क्या है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का क्या करना, उपापचय करना। लेकिन अगर उनको उपापचय करने वाला अगर हार्मोन भी कम हो गया तो इसका उपापचय नहीं होगा। जो हम वसा खाएंगे वो ऐसी कैसी रहेगी और जाके सीधे ही क्या हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी भाई, हाँ बहुत बढ़िया, वो जाके क्या हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर, हमारी पेशियों के ऊपर, हमारे त्वचा के अंदर जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जो वश्य उत्तक पाया जाता है, मेनली ये पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर संग्रहित हो जाती हैं। तो इसका एक और कारण हो सकता है अपना हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब बात करेंगे कि अगर ये हो गया तो इसे, हाँ अगर ये हो गया तो कहाँ दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ऐसा होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर किसी व्यक्ति अगर मोटापा का शिकार हो गया तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। इसके अंदर, शरीर के अंदर भयंकर बहुत सारे गंभीर रोग हो सकते हैं। तो रोग कौन कौन से होंगे, इससे नुकसान क्या है, बातें सारी समझ में आ रही है क्या। अब बात करेंगे इससे होने वाले रोग, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है किसके अंदर, मोटापा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार है तो सीधी सी बात है उसको मेन प्रॉब्लम हो सकती है कौन सी वाली, रक्तचाप हो सकता है। क्या हो सकता है, उसको रक्तचाप हो सकता है। रक्तचाप कहने का मतलब क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया, क्या हो सकता है भाई, ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ब्लड प्रेशर क्या होगा, हमने लास्ट पार्ट के अंदर देख लिया था। ब्लड प्रेशर हो जाएगा व्यक्ति के अंदर। अरे व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर कैसे होगा, समझिए चीजों को समझिए। यानी अगर कोई व्यक्ति है ज्यादा मात्रा के अंदर वसा खाएगा तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसकी खून की पाइप हैं, अरे उसकी खून की पाइप के अंदर क्या हो जाएगी, वसा का जमाव हो जाएगा। सुनो सुनो, सभी सुनेंगे, ध्यान देंगे। उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की पाइप के अंदर अगर वसा का जमाव हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, जो रक्त वाहिनियां हैं वो क्या हो जाएगी, संकरी हो जाएगी। अब रक्त का लगने वाला प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या हो गई, ये नैरो हो गई। यानी जो अपनी रक्त वाहिनियां होगी वो कैसी होगी, बीच में से संकरी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसे रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसे क्या हो सकता है, व्यक्ति को श्वास संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। सांस संबंधित समस्या हो सकती है उसको, और उसको हृदय का रोग हो सकता है भाई, हृदय का रोग हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आना वगैरह, ये सारे उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं। और क्या हो सकता है भाई, उसको संध्यार्थी कहने का मतलब क्या हो गया, यानी जॉइंट में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके अंदर 17 तरह की बीमारियां होती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां होती है, वो ऐसे ही नहीं बोला गया, क्योंकि अगर व्यक्ति मोटा है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बिगड़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रक्तचाप हो सकता है, श्वास संबंधी समस्या हो सकती है, उसको हृदय रोग हो सकता है। संध्यार्थी कहने का मतलब उसके घुटनों में वगैरह दर्द वगैरह होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बातें समझ में आ रही है क्या। तो हमने किसके बारे में देखा, मोटापा के बारे में देखा। एक बार वापिस सभी देखेंगे मोटापा, हाँ शरीर पर मोटापा क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोटापा क्या होगा, चीज़ों को बिल्कुल समझना है, रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहेगी। मोटापा क्या होगा, शरीर के ऊपर अत्यधिक मात्रा के अंदर वसा का जमा होना, फैट का जमा होना, क्या कहलाएगा भाई, मोटापा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोटापा कहलाएगा। और मोटापा को किससे नापेंगे, हम कैसे बोलेंगे कोई व्यक्ति मोटा हो गया, हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब। तो व्यक्ति मोटा हो गया तो मोटा कहने का मतलब निकालना पड़ेगा हमें, उसका बीएमआई निकालना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बीएमआई कहने का मतलब क्या हो गया, बेस्ट बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार सूचकांक, हमें उसका बीएमआई निकालना पड़ेगा। और अगर भाई बीएमआई अगर आ जाए 25 तक तो ठीक है। हाँ बीएमआई कैसे निकालते हैं, क्या हो गया, शरीर का भार लेना है अपने को केजी के अंदर, अपॉन करना है किसके अंदर, व्यक्ति की लंबाई करनी है मीटर के अंदर। और अगर 25 आ जाए तो मोटापा की ये क्या होगी, पूर्वावस्था होगी। अगर 25 से ज़्यादा आ जाए, अगर वो 30 से ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटापा का शिकार हो जाएगा। देखो इस व्यक्ति के अंदर, हम इस फोटो को देख रहे हैं, ये व्यक्ति क्या हो गया, मोटापा हो गया इसके अंदर।
मोटापा हो गया, इसके जो स्टमक है उस एब्डोमिनल जो हमारा उसका जो पेट है, उस पेट के ऊपर देखो क्या हो गया, यहाँ पर वसा का क्या हो गया, जमाव हो गया। ठीक है, और इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसको देखिए। तो इससे मोटापा का जो कारण हो गया वो कौन सा हो गया, चर्बी युक्त भोजन करना। हाँ, चर्बी युक्त भोजन करना, उसके भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा घी या तेल की मात्रा होना, या फिर क्या होना, जंक फूड ज़्यादा मात्रा के अंदर लेना। जंक फूड कहने का मतलब क्या हो गया, फास्ट फूड लेना, बाजारी भोजन लेना, या फिर कृत्रिम भोजन लेना। कृत्रिम भोजन कहने का मतलब वही बाजारी भोजन करना। ठीक है, और व्यायाम की कमी, मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, व्यायाम की कमी होगी, वो शारीरिक नहीं करेगा, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो नहीं करेगा, या फिर क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ध्यान देना कि इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये बहुत बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अपना, कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं मोटापा की वजह से। तो मोटापा की वजह से क्या हो सकता है, रक्तचाप हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, श्वास संबंधी समस्या हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, संध्यार्थी कहने का मतलब उस व्यक्ति के जॉइंट पेन हो सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है। अब बात आती है कि इसको बचाने के लिए, अब मोटापा हो गया तो हो गया, अब इसको बचाने के लिए कोई उपचार तो बताइए। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार हो गया तो कोई भी अगर बीमारी है तो उसके कारण को हटा दो, व्यक्ति अपना आप ठीक हो जाएगा। यानी उसके भोजन के अंदर चर्बी युक्त जो भोजन है वो हटा दीजिए, और उसको व्यक्ति को बोलिए कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या कर ले, एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले, व्यायाम स्टार्ट कर ले, तो वो व्यक्ति वापस ठीक हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीने योग्य जल। पीने योग्य जल, उसके गुण, कैसा पानी होना चाहिए, और पानी के उपयोग क्या हैं, और अगर दूषित पानी का सेवन किया तो उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हम जानते हैं कि जो जल है हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। अरे तभी तो एक बात चलती है, जल ही जीवन है। क्या है भाई, जल ही जीवन है। साथ साथ में बोलेंगे सभी, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है, तो पीने योग्य जल के गुण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसकी उपयोगिता। तो आपकी बुक बोलती है कि अगर आप जल की उपयोगिता के बारे में अगर बात करते हो तो बिल्कुल एक मूर्खता वाली बात है, क्योंकि जल की उपयोगिता के बारे में बात करना ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आप तो खैर 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो कि जल की क्या उपयोगिता हो सकती है भाई साहब। तो जल के बिना काम नहीं चलने वाला, ध्यान देना, जल के बिना एक मिनट भी काम नहीं चलने वाला। तो बात करते हैं, सबसे पहले जल की उपयोगिता की बात कर ही लेते हैं। अगर ऐसा बुक ने बोल दिया है तो सबसे पहली बात आती है कि जल ही क्या है, जीवन है। क्या है भाई, जल ही क्या है, जीवन है। सबसे पहली बात, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल के बिना काम नहीं चलने वाला। चीज़ों को समझना, जल के बारे में बिल्कुल एकदम समझना। जो भी आपको पता है, आपका नॉलेज थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, चीज़ों को पॉइंट वाइज समझना और सिस्टमेटिक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जल ही जीवन है, और जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, पीने में। कहाँ पर करेंगे, पीने में। और कहाँ करेंगे भाई, नहाने में। और कहाँ पर करेंगे, धोने में। बात में आ रही है क्या, नहाने में और किस में करेंगे, धोने में। अरे भाई कपड़े, ठीक है, नहाने में और किस में करेंगे, हम धोने में करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, उद्योगों के अंदर करेंगे। बात में आ रही है क्या, उद्योगों में करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, जो फैक्ट्रियां होगी, उसके अंदर भी जल की भारी मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है। और कहां पर करेंगे भाई, कृषि के अंदर करेंगे। आपको पता होगा कि कृषि के अंदर खेतीबाड़ी करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए जल की बहुत बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जल की उपयोगिता के बारे में तो बात ही मत करो। जरे जल की उपयोगिता के बारे में बात ही मत करो। जल है तो जीवन है, यानी हर काम के अंदर जल चाहिए। अरे बात समझ में आ रही क्या। फिर भी हम क्या करते हैं, जल को बिल्कुल भी नहीं बचाते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या करते हैं, हम जल का दुरुपयोग करते हैं। टूटी को ऑन करके वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, जहां पर एक लोटे की जरूरत होती है वहां पर हम कई बाल्टियां खराब कर लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। ये देखो, पानी हो गया, और पानी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जल हमें किन किन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जल के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो सभी को पता है कि जल हमें मिल सकता है बारिश के पानी से, यानी वर्षा जल से मिल सकता है अपना, यानी बारिश से मिल सकता है। या फिर जल कहाँ पर पाया जाएगा, तालाब से हम ले सकते हैं, या फिर किसे हो गया, अपने नदियों से हो गया, नदियों से मिलेगा। या फिर किसे मिलेगा, हमें
कुएं से मिलेगा। तो जल के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। जल हमें मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? जल के उपयोग, सबसे पहले देखे आपने जल के उपयोग देखे। जल के उपयोग क्या पर, कहाँ पर होंगे? नहाने धोने में, पीने में होंगे, खाना बनाने में, जो भी हो गया। और जल ही जीवन है, उद्योगों में, कृषि में। जल के स्रोत की बात करते हैं तो जल का स्रोत क्या क्या होगा? जल का स्रोत क्या होगा? हमें जल कहाँ से प्राप्त होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी जानते हैं जल हमें बारिश के जल से प्राप्त होगा। हाँ, एक और बात बतानी आपको भूल गया हूँ मैं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। यानी 5 नंबर बिल्कुल ऐसे समझो, एकदम फ्री के नंबर, एकदम जियो की तरफ बिल्कुल ही फ्री हैं। 5 नंबर ध्यान देना। यानी वर्षा जल और तालाब से प्राप्त होगा, और हमें नदियों से प्राप्त होगा, और किससे प्राप्त होगा? कुएं से प्राप्त होगा, ठीक है। पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण, यानी जो हमारा जल होगा वो कैसा होना चाहिए, जो हम जल पीते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो बातें करेंगे सबसे पहले, जो हमारा पीने योग्य जो जल है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ही स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए मतलब क्या हो गया? इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अरे स्वच्छ कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि आपको? इसमें किसी भी प्रकार के, यानी जो पानी होना चाहिए बिल्कुल ही, आपने देखा होगा जैसे स्टार्ट के अंदर जो फोटो आपको दिखा था, बिल्कुल ही साफ सुथरा जल होना चाहिए, एकदम प्योर जल होना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की यहाँ पर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वनस्पति, किसी भी प्रकार के यहाँ पर जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जल के अंदर हो गया तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही गंभीर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जल कैसा होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, एकदम साफ सुथरा, शानदार होना चाहिए। अशुद्धि इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव बिल्कुल ही होने नहीं चाहिए। और ध्यान देना, और ध्यान देना, पीएच इसकी संतुलित होनी चाहिए। पीएच संतुलित होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच कैसी होनी चाहिए भाई? इसकी संतुलित होनी चाहिए। पीएच कहने का मतलब जिसके अंदर एसिड और बेस को नापते हैं वो वाली स्केल कहलाती है अपनी पीएच स्केल कहलाती है। हम आगे पढ़ेंगे। और जल की पीएच कहनी चाहिए बैलेंस कहने का मतलब वो संतुलित होनी चाहिए। जल की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। यानी जल कैसा होना चाहिए? हमारा उदासीन जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? उदासीन जल होना चाहिए। और उसके अंदर पर्याप्त क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में O2 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, पर्याप्त मात्रा में O2 गोली होनी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो जो भी हमारा जल होगा उस जल के ये अगर गुण हैं तो जल कैसा है अपना? बहुत ही शानदार है, बहुत ही साफ सुथरा जल है, पीने योग्य वो जल है। तो पीने योग्य जल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? जल कैसा होना चाहिए? बहुत बहुत ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कहने का मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु नहीं होने चाहिए, क्योंकि अरे जीव जंतु आगे जाकर बहुत सारी बीमारियां कॉज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना, उसकी पीएच है वो बैलेंस होनी चाहिए। पीएच जल की कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ध्यान देना, यानी जल कैसा होना चाहिए अपना? उदासीन होना चाहिए। और ध्यान दो कि जो हमारा जल है उस जल के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? O2 घुली हुई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे, अगर हम खराब पानी का सेवन कर लें, अगर हम दूषित पानी का, जैसा भी जल हो वैसा अगर पी लें तो उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं भाई यहाँ पर, ध्यान देना। तो जल के अंदर हम जानते हैं कि जल के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं अगर वो जल कैसा है? दूषित है तो। अरे जो जल हमारा दूषित है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं यहाँ पर भाई, जीवाणु हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? विषाणु हो सकते हैं। विषाणु कहने का मतलब भाई वायरस हो सकते हैं। अरे बातें समझ में आ रही होगी बच्चों को सभी को। विषाणु हो सकते हैं, और इसके अंदर क्या हो सकते हैं? कृमि हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं।
सूक्ष्म जीव यानी हमें आंखों से दिखाई नहीं देने वाले। अरे पानी के अंदर हमें बिल्कुल ही पता ही नहीं लग रहा है कि पानी अपना बिल्कुल हमें लगेगा फ्रेश है, लेकिन वो फ्रेश वाटर नहीं होगा। उसके अंदर क्या होंगे, ये सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमें बिल्कुल ही आंखों से भी दिखाई नहीं देंगे। अब बात समझो, अगर ये हो गए तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसके अंदर जीवाणु मौजूद हैं तो हमें क्या हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड कहने का मतलब आंतों का बुखार, आंतों का बुखार बोला जाता है इसको इंटेस्टाइन फीवर बोला जाएगा। अरे बातों को समझो बड़े ध्यान से, सभी निगाहें और कान खोल के रखेंगे। अगर जल के अंदर जीवाणु हो गए, अगर जल के अंदर जीवाणु हो गए तो जीवाणुओं की वजह से जो बीमारी हो सकती है वो हो सकती है टाइफाइड हो सकती हैं, अतिसार हो सकती है, अतिसार व पेचिस ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ये टाइफाइड और अतिसार पेचिस ये आंतों से संबंधित बीमारी होती हैं। और मनुष्य के अंदर पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, ये सारे बीमारी के इस रोग के लक्षण हो सकते हैं और भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, और विषाणु की वजह से यहाँ पर हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, यहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है। उस पीलिया के अंदर और हेपेटाइटिस के अंदर लीवर के ऊपर असर होगा, लीवर के ऊपर असर होगा। और हम जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हेपेटाइटिस बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। ये कैसे होता है कि जल के अंदर बहुत ही मात्रा के अंदर बहुत ही सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता। हम जैसे भी जो भी पानी है, तालाब का पानी है, उसके हमने सेवन कर लिए और उनके अंदर वायरस या जीवाणु के छोटे छोटे यहाँ पर स्पोर पाए जाते हैं और उन स्पोर को हम पी लेते हैं पानी के साथ में और हमारे शरीर के अंदर ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कर्मी होगा, उस कर्मी का नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। सभी याद करेंगे इसको, साथ ही साथ में नाम क्या हो गया, उस कर्मी का नाम क्या हो गया, ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। क्या नाम हो गया भाई इसका, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस एक क्या है, कर्मी है। क्या है ये, कर्मी है। और इसकी वजह से जो रोग होगा वो रोग कौन सा होगा, बाला नारू रोग। कौन सा होगा, बाला नारू रोग। कौन सा होगा भाई, बाला नारू रोग। और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पहले पाया गया था। तो वापिस समझिए चीज़ों को, एक बार वापिस समझिए, सभी ध्यान देंगे। एक कर्मी अगर मौजूद हैं जल के अंदर, ध्यान देना, अगर जल के अंदर कर्मी मौजूद है, ये कर्मी कहने का मतलब कीड़ा अगर मौजूद हैं, कीड़ा यानी हमें आसानी से आंखों से थोड़ी दिखाई देगा, उसके अंडे पाए जाएंगे किसके अंदर, पानी के अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, ध्यान देना। तो अगर हमने दूषित जल का सेवन कर लिया तो वो कर्मी हमारे पेट के अंदर चला जाएगा और वहां पर क्या करेगा, एक रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा वाला, बाला नारू रोग। कौन सा वाला, सभी बोलेंगे एक बार साथ में, हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा रोग करेंगे, बाला नारू रोग करेंगे। मास्टर की भावना की शांति के लिए एक बार और बोलेंगे सभी, कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, वो बाला नारू रोग उत्पन्न करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बाला नारू रोग का जो रोग जनक होगा वो कौन सा होगा, तो वो रोग जनक होगा ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। कौन सा होगा, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। सभी याद करेंगे इसको, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि पानी के अंदर अगर मौजूद है कर्मी और कर्मी की वजह से जो रोग होगा वो कौन सा होगा, बाला नारू रोग। और बाला नारू रोग का जो रोग जनक होगा वो कौन होगा, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। कौन सा होगा भाई, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस रोग हो सकता है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं और इसका जो रोग जनक होगा वो कौन होगा। तो एक बार वापिस सुनिए कि जो रोग होगा वो हो सकते हैं जीवाणु की वजह से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं विषाणु की वजह से हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कीड़े की वजह से, कर्मी की वजह से हो सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कर्मी की वजह से जो रोग होगा वो कौन सा होगा। तो कर्मी की वजह से जो रोग होगा वो कौन सा होगा भाई, बाला नारू रोग। कौन सा होगा भाई, बाला नारू रोग होगा। यानी वो वजह क्या होगी, उसकी जो कीड़ा होगा उसका नाम क्या हो गया, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। नाम क्या हो गया इसका, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस हो गया। और विषाणु की वजह से हो सकता है यहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। और जीवाणु की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है भाई, जीवाणु की वजह से अतिसार हो सकता है, पेचिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, हैजा हो सकता है। ध्यान देना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हैजा हो सकता है। बात सुन में आ रही क्या। लेकिन एक खुशखबरी, ये खुशी की बात ये कि सन 2000 के बाद ये जो बीमारी हैं,
जो बीमारी है कौन सी वाली, बाला नारू रोग, बाला नारू रोग। सभी ध्यान देंगे एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाला नारू रोग का रोग जनक कौन हो गया, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस। अरे कौन हो गया, ड्रैकनकुलस मैंडिनोसिस की वजह से क्या हो जाएगा, मनुष्य के अंदर क्या हो जाएगा, बाला नारू रोग हो जाएगा। और सन 2000 के बाद में जो ये बाला नारू रोग हैं वो नहीं पाया गया, यानी क्या हो गया, उसका उन्मूलन हो गया, यानी ये जो बीमारी है वो यहाँ से क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? चले आगे चलते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, चलते हैं आगे। हाँ भाई, बात करेंगे नशीले पदार्थ की, बात करेंगे नशीले पदार्थ। तो जल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जल क्या करता है, मनुष्य के अंदर प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एकदम सही सलामत रखता है, और प्रॉपर शरीर के काम के लिए शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें जल का प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा शरीर के लिए लाभदायक होता है। और जो जल होगा उस जल का तापमान बैलेंस होना चाहिए, शरीर के तापमान से 3 डिग्री ज़्यादा या 3 डिग्री कम हो सकता है, यानी ज़्यादा ठंडे पानी का और ज़्यादा गर्म पानी का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बातें समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, चलते हैं नशीले पदार्थ के बारे में। बुक के अंदर दे रखा है कुछ नशीले पदार्थ जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एज होती है जिसके अंदर व्यक्ति, ये एज होती है जिसके अंदर व्यक्ति क्या होगा, इन नशीले पदार्थों का सेवन स्टार्ट कर लेगा। अगर हम नशीले पदार्थ के बारे में अभी से जानकारी अगर ले लें, किसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो हम प्रयास करेंगे इनसे बचने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नशीले पदार्थ। तो बात करेंगे नशीले पदार्थ होते कौन कौन से हैं, होते कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, नशीले पदार्थ हो सकते हैं अपना गुटखा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, गुटखा हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, कौन सा वाला भाई, गुटखा, या फिर क्या हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, गुटखा तंबाकू, या फिर क्या हो सकता है, ये अफीम हो सकता है, अफीम हो सकता है, मदिरा हो सकता है, और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नशीला पदार्थ क्या होगा। ऐसे पदार्थ, ध्यान देना, सभी सुनेंगे एक बार, चीजों को समझेंगे। नशीला पदार्थ कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जिनका एक बार सेवन करने के बाद में हर बार 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 सेवन करना पड़ता है, और जिसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत सारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा जो भी होगा पदार्थ वो क्या कहलाएगा, नशीले पदार्थ कहलाएंगे। अरे बातें समझ में आ रही क्या आपको? ऐसा पदार्थ जिसकी वजह से जिसके सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इसके हम आदी हो जाते हैं, हम उसको बार बार लेना पड़ता है, यानी उसका क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, उसका व्यसन हो जाता है, उसकी निर्भरता हो जाती है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? तो ऐसे नशीले पदार्थ कौन कौन से समाज के अंदर चल रहे हैं और कौन कौन से मार्केट के अंदर उपस्थित हैं, तो समझे सभी। सबसे पहले हो गया गुटखा। क्या हो गया भाई, गुटखा हो गया। और गुटखे का सेवन लोग भरपूर मात्रा के अंदर, फुल मात्रा के अंदर करते हैं, आप सभी को पता ही होगा। गुटखे की ब्रांड के बारे में आप सभी को पता होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले हम गुटखा बनाया कैसे जाएगा। मैं बिल्कुल आपको बनाने की विधि नहीं बता रहा हूं, ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे। ऐसे नहीं घर जाके सभी वीडियो देखने के बाद में उसको गुटखा बनाना स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुटखा बनाया कैसे जाता है। तो क्या होता है भाई, उसके अंदर सुपारी के टुकड़े होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं? सुपारी। सुपारी आती है, सुपारी के टुकड़े, और उसके अंदर मिला दिया जाता है कत्ता पाउडर। जो कत्ता आता है वो मिला दिया जाएगा, और उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, तंबाकू मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तंबाकू मिलाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, ये वाला हो गया, देखो तंबाकू हो गया। जब हम गुटखे का पैकेट लेने के लिए जाते हैं तो उसके साथ में एक तंबाकू का पैकेट देते हैं, तो उसके साथ में क्या मिलाया जाता है, सुपारी के टुकड़े होते हैं, और उसके अंदर कत्ता मिलाया जाता है, और उसके अंदर मिलाया जाता है तंबाकू और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं, और उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, दाने दाने में केसर का दम, और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या मार्केट के अंदर ऐड चलती हैं। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तंबाकू, कत्ता, और क्या मिला जाता है उसके अंदर, सुगंधित पदार्थ मिले जाएंगे। क्या मिले जाएंगे उसके अंदर? सुगंधित
पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, खुशबूदार पदार्थ मिलाए जाते हैं, केसर वगैरह मिला लो, कुछ भी मिला दो इसके अंदर, लेकिन ये गुटखा गुटखा ही रहता है। बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले बात करेंगे सुपारी, कत्था, तंबाकू और सुगंधित पदार्थ मिलाया जाता है। व्यक्ति क्या करेगा स्टार्टिंग के अंदर लेगा कि भाई 2 दाने दे दे बस टेस्ट के लिए, लेकिन उसको अच्छा लगने लगेगा और बार बार उसका सेवन करेगा। अब अगर उसने लंबे समय तक इसका सेवन कर लिया तो उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है ये समझिए। बनाने की विधि तो हमने देख ली, बात करेंगे उसे सेवन से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, बीमारी हो सकती हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसको होने के चांस रहते हैं, मुंह का कैंसर होने का चांस रहते हैं। ठीक है, तो मुंह का कैंसर हो सकता है व्यक्ति को, या फिर क्या हो सकता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, क्या हो सकता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, क्या हो सकता है व्यक्ति को सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। अब ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होगा? तो व्यक्ति अगर गुटखे का ज़्यादा सेवन करता है, बिल्कुल समझिए आराम आराम से प्यार मोहब्बत से, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से गुटखे का सेवन करता है तो उसके जो मुंह की जो कोशिकाएं होती है, वो मुंह की कोशिकाएं डैमेज होना, क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। अरे क्योंकि उसके अंदर भयंकर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इस तंबाकू की, तो तंबाकू के अंदर भयंकर केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मुंह की जो कोशिकाएं होती है वो काम करना बंद कर लेती हैं, जिसकी वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है, व्यक्ति को मुंह का कैंसर हो सकता है। और आपको पता होगा कैंसर का कोई इलाज नहीं होगा, अगर कैंसर हो जाता है तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा भाई, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमें बिल्कुल ही इन नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। अब बात करेंगे ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होगा। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस गुटखे का अगर सेवन करते हैं तो जो मांसपेशियां होती हैं, जो जबड़े की जो मसल्स होती है, वो जबड़े की मसल्स अकड़ जाती हैं। बात सुनेंगे वापस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा जाएगा, ध्यान देना। सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहने का मतलब क्या हो गया, जो जबड़े की जो पेशियां होती है, जो जबड़े की मांसपेशियां हो जाती हैं वो अकड़ जाएगी। बात सुनना, वो क्या हो जाएगी, जबड़े की पेशियां जबड़े की पेशियां अकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर व्यक्ति लंबे समय से अगर गुटखे का सेवन करेगा, उसकी जो जबड़े की जो पेशियां होगी, जो मांसपेशियां होगी, वो क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी। अगर मांसपेशियां अकड़ गई, उसका मुंह नहीं खुलेगा। अगर मुंह नहीं खुलेगा तो क्या होगा, व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मृत्यु संभव है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाएगा। अरे भी अगर इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं, अगर इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं तो हम इसका सेवन ही क्यों करें? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर विज्ञापनों के अंदर, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर कई बार देखा गया होगा कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए और जो गुटखा बीड़ी सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ये कैंसर जनक होते हैं, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लिखा है सभी इसको नोट कर दीजिए। और सब म्यूकस जो फाइब्रोसिस है, एग्जाम की बात करते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हमारे लिए काम की है, बाकी सारी चीजें ज्ञान की बातें हो गई। चलो अगला नशीला जो पदार्थ है वो पदार्थ है अपना कौन सा वाला, तंबाकू। कौन सा पदार्थ है भाई, तंबाकू। तो सबसे पहले ये देख लो तंबाकू। तंबाकू को आपने देखा ही होगा, तंबाकू का सेवन कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे तंबाकू का सेवन। तंबाकू होगा वो एक पादप से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, पादप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, जो डाटा लिखा जाता है, वो सारी एक बिल्कुल भी बकवास नहीं मानेंगे। हर चीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है। ठीक है, तो ये पादप की पत्तियों से प्राप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पादप की पत्ती से प्राप्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। पादप की पत्ती से प्राप्त होगा। तंबाकू किससे प्राप्त होगा, पादप की पत्ती से। अब बात करेंगे पादप का नाम क्या हो गया, तो पादप का नाम हो गया निकोटीना टोबेकम। निकोटीना टोबेकम
पादप का नाम क्या हो गया? निकोटीना टॉबेकम, जो कि कौन से कुल का है? सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी कुल का है। ध्यान देना, कौन से कुल का है वो? सोलेनेसी कुल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई भाई यहाँ पर कि पादप की पत्ती से प्राप्त होता है तंबाकू, पादप की पत्ती से प्राप्त होगा। और उस पादप की पत्ती का नाम क्या हो गया? यानी पादप कौन सा हो गया यहाँ पर? तो पादप हो गया कौन सा वाला? निकोटीना टॉबेकम। सभी याद करेंगे साथ साथ में, टॉबेकम यानी तंबाकू। तो याद रखना आपको केवल और केवल निकोटीना। तो किससे प्राप्त होगा? ये निकोटीना टॉबेकम नामक प्लांट की पत्तियों से प्राप्त होगा। एक बार और सुनिएगा, ये किससे प्राप्त होगा? प्लांट की पत्तियों से प्राप्त होगा। अरे भाई प्लांट का नाम क्या हो गया? तो प्लांट का नाम क्या हो गया? निकोटीना टॉबेकम। कौन सा हो गया भाई? निकोटीना टॉबेकम। ये आपको दिख रहा होगा, निकोटीना टॉबेकम ये प्लांट है और इसकी प्लांट की पत्तियों से प्राप्त होगा। इसकी पत्तियों को सुखाई जाती हैं, सुखाने के बाद में उसका पाउडर बनाया जाता है, उसका आधा पाउडर बनाया जाता है, उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद में क्या होगा? इसका चिलम के अंदर, इसको बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर या फिर उसको चूने के साथ में इसका सीधा ही सेवन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पादप हो गया वो कौन सा हो गया? अपना तंबाकू का पादप हो गया, जिसका नाम क्या हो गया? हाँ बहुत बढ़िया, जिसका नाम क्या हो गया? निकोटीना टॉबेकम। क्या नाम हो गया इसका? निकोटीना टॉबेकम नाम हो गया। और ध्यान देना, उसके अंदर जो नशीला जो पदार्थ होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ, वो नशीला पदार्थ कौन सा हो गया? तो नशीला पदार्थ हो गया इसके अंदर निकोटीन। कौन सा हो गया इसके अंदर? निकोटीन नामक एक नशीला पदार्थ होगा। भाई ये जो जानकारी है सभी सुनेंगे, सभी भाइयों और भगिनियों सभी सुनेंगे। ये जो जानकारी है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो तंबाकू होगा, तंबाकू का जो पादप होगा, उस पादप का नाम क्या हो गया? निकोटीना टॉबेकम। क्या नाम हो गया भाई? निकोटीना टॉबेकम। और जो इसके अंदर नशीला पदार्थ होगा वो कौन सा होगा? निकोटीन। तभी तो नाम क्या पड़ा इसका? निकोटीना टॉबेकम, कहने का मतलब तंबाकू। तो नशीला पदार्थ कौन सा होगा? निकोटीन होगा। और ध्यान देना, ये कौन से वाले कुल से बिलोंग करता है? तो ये ध्यान देना, ये सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है। और ये कौन से वाले पादप के कौन से भाग से प्राप्त होगा? फल से प्राप्त होगा, जड़ से, पत्ती से, तने से, या किससे प्राप्त होगा? तो हाँ बहुत बढ़िया, ये प्लांट के पत्तियों से प्राप्त होगा। सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है मैंने आपको। और ध्यान देना, इसका सेवन कैसे किया जाएगा? तो इसका सेवन किया जाएगा, जो भी हमारे तंबाकू होगा उसको चूने के साथ में मिलाकर, उसको सिगरेट के साथ में। हाँ तो देख लेते हैं इसका सेवन, सेवन कैसे किया जाएगा? बीड़ी सिगरेट के रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में, ठीक है, या फिर चूने तथा गुटके के साथ में, गुटके के साथ में इनका सेवन किया जाता है। और तो तंबाकू कक्षक होते हैं मुंह के अंदर, मसूड़ों के बीच में, होठों के अंदर तंबाकू कक्षक होते हैं, उनके अंदर उसका सेवन किया जाता है। अब उससे होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं ये बताइए? तो उससे क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, मुंह का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर तंबाकू का व्यक्ति कोई सेवन करता है तो क्या होगा? उसके अंदर मुंह का कैंसर हो सकता है। तो चलते हैं आगे, आपको इतनी बातें सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे। नशीला पदार्थ कौन सा हो गया? मदिरा। बहुत बढ़िया, मदिरा हो गया, सोमरस हो गया। मदिरे की बात करेंगे तो सबसे पहले मदिरे की बात करेंगे, सूत्र क्या होगा इसका? अल्कोहल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल भी बोल सकते हैं, अल्कोहल। आपने सुना होगा कि मैंने आज अल्कोहल का सेवन कर रखा है। जो वैज्ञानिक जो भी होते हैं, पढ़े लिखे, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो मदिरा नहीं बोलते, वो दारू या शराब नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? मैंने आज अल्कोहल का सेवन कर रखा है। किसका सेवन कर रखा है? अल्कोहल का सेवन कर रखा है। इसका सूत्र क्या होगा? C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH। सभी याद करेंगे, सभी ध्यान देने। सूत्र क्या होगा इसका? C2H5OH, जिसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के होंगे और हाइड्रोजन 5 और OH होगा, जिसको क्या बोला जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्या बोला जाएगा इसको? एथिल अल्कोहल बोला जाएगा। ध्यान देना, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल,
प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे ऐसे जिसके पीछे नॉल लगते हैं, यानी वो क्या है, अल्कोहल है। लेकिन जो पीने वाला जो अल्कोहल, जो पीने वाला जो सोमरस होगा वो कौन सा वाला होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए। अगर उसकी जगह पर अगर आपने अल्कोहल तो है लेकिन अगर वो मेथिल अल्कोहल का सेवन कर लिया तो ध्यान देना मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो होता है जहरीला, उसे बोलते हैं हम जहरीली शराब बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे अगर क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन दे रखे हो कि पीने वाला जो शराब होगा वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा वाला होता है, ध्यान देना एथिल अल्कोहल। सभी बोलेंगे मेरे साथ में, कौन सा हो गया, एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र क्या हो गया, C2H5OH। कौन सा हो गया भाई, C2H5OH हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम, एथिल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो एथिल अल्कोहल है अगर उसका सेवन कर दिया जाए, अगर अल्कोहल का सेवन कर दिया जाए तो मनुष्य के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देना। अगर अल्कोहल का सेवन करता है तो मनुष्य के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो ध्यान देना। उसके होने वाले जो बीमारियां या फिर रोग की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो हमारा यकृत होगा, ध्यान देना सभी सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल होगा जो हमारा, अल्कोहल अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो अल्कोहल एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। अल्कोहल होगा वो एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये काम किसने किया, यकृत ने। ये काम किसने किया, यकृत ने। यकृत क्या करेगा, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एसिटिल्डिहाइड के अंदर। एसिटिल्डिहाइड के अंदर करता है कन्वर्ट, जो कि हमारे लिए कैसा होता है, ये विषैला होता है, विषैला नहीं बोल सकते, ये कैसा होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। कैसा होगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और ध्यान देना, अल्कोहल कैसा हो सकता है, अल्कोहल यकृत क्या करेगा, उसको एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे कौन सा रोग हो सकता है, वसीय यकृत रोग हो सकता है, वसीय यकृत रोग, वसीय यकृत रोग, जिसको रोग बोला जा सकता है, वसीय यकृत रोग हो सकता है, जिसको बोला जाएगा फैटी लीवर डिजीज। क्या बोला जाएगा इसको, फैटी लीवर डिजीज हो जाएगी। जो हमारा लीवर होगा वो लीवर खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सूख जाएगा। ध्यान देना, अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर अल्कोहल का अगर व्यक्ति कोई सेवन करता है तो जिसके अंदर रोग हो सकता है, कौन सा वाला, वसीय यकृत रोग, यानी फैटी लीवर डिजीज हो सकती हैं। ध्यान देना, और अगर अल्कोहल का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्या होता है, उसे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। भाई उसे कौन कौन सी हानियां होगी, ठीक है ना, बीमारी की बात नहीं करेंगे, साथ में बात करेंगे उसे कौन कौन से हानियां होती हैं, नुकसान क्या होगा, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, वो एसिटिल्डिहाइड के अंदर बदलता है, जो कि कैसा होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। और ध्यान देना उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, वसीय यकृत रोग, यानी फैटी लीवर डिजीज हो सकती है, यकृत खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हमको पता है कि अगर शराब का सेवन किया जाता है, अगर शराब का सेवन किया जाता है तो उससे क्या होगा, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो मस्तिष्क का जो भाग होता है, अनुमस्तिष्क, कौन सा वाला, मस्तिष्क का भाग होता है, कौन सा वाला, अनुमस्तिष्क, वो अनुमस्तिष्क क्या करेगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर का संतुलन नहीं रहेगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर व्यक्ति अगर सेवन कर ले तो वो चल फिर नहीं पाता और रास्ते में गिर जाता है। आपने कई बार सड़कों के किनारे लोगों को गिरे हुए देखा होगा, तो वो शराब के सेवन से होता है, और उससे क्या होगा, आर्थिक हानि होगी। कौन सी हानि होगी भाई, आर्थिक हानि होगी, आर्थिक हानि होती है। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है, शराब का अगर आदी है, तो उसको डेली के डेली शराब का सेवन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर लंबे समय से ऐसे चलता गया तो उसे क्या हो जाएगा, व्यक्ति को आर्थिक हानि हो सकती है। शरीर के अंदर जो पैसे, जो सेविंग थी, वो सारी सेविंग किसके अंदर, शराब के अंदर सारी उड़ जाती हैं। और क्या हो सकता है, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, सामाजिक प्रतिष्ठा।
अगर कोई व्यक्ति है, मतलब समझिए लाइन का, अगर कोई व्यक्ति है जो जिसकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के बहुत ज़्यादा इज्जत है, अगर समाज के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, लोग उसको नाम लेते ही बिल्कुल उसकी कदर करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर शराब का सेवन करके अगर मार्केट के अंदर घूम जाता है, अगर वो मार्केट के अंदर घूम जाता है और शराब की पिए हुए व्यक्ति को हम सभी ने देखा होगा कि वो शराब पिए हुए व्यक्ति कैसी कैसी उसकी मुंह से बहुत सारी ऐसी वाणियाँ निकलती हैं, कैसी कैसी भाषाएं निकलती हैं, ये सभी हम जानते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा को उससे ठेस पहुंचती है, अगर वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो शराब का सेवन करते हुए निकल जाता है बाहर या लोगों को पता चलता है, तो लोगों के माइंड के अंदर एक ऐसी छवि बन जाती है कि बिल्कुल ये तो एक कैसा है, शराबी व्यक्ति है, उसकी हमें संगति नहीं करनी चाहिए। तो उसे हमें क्या हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती हैं। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। इतने ज़्यादा अगर नुकसान होते हैं तो हमें क्यों नहीं शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसको लिमिट के अंदर करना चाहिए। हमेशा अति चीज़ें हमेशा खराब होती हैं, तो हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अल्कोहल क्या करेगा, वापस देखिए एक बार, अल्कोहल का जो सूत्र होगा, जो शराब का सूत्र होगा, उसका क्या हो गया, सूत्र क्या होगा, C2H5OH। क्या बोलेंगे इसको, एथिल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एथिल अल्कोहल बोलेंगे। और उसे कौन कौन सी हानियां होगी, यकृत क्या करेगा, उसको अल्कोहल को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। उसे फैटी लीवर डिजीज हो सकती है, वसीय यकृत रोग हो सकता है, शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या पहुंच सकती है, ठेस पहुंच सकती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको सिंबल दिया गया है कि यानी क्या है, ये शराब का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं आगे, अन्य नशीला पदार्थ अगला वाला कौन सा है भाई, अफीम। कौन सा है, अफीम। अरे बहुत बढ़िया, राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर चलने वाला नशीला पदार्थ कौन सा है, एक का एक, जिसका नाम है अफीम। क्या है भाई, अफीम। तो सबसे पहले बात करेंगे ये किससे प्राप्त होगा, पादप के। अरे भाई क्यों साथ साथ में परेशान कर रहे हो, पादप के फल से प्राप्त होगा। किसे प्राप्त होता है, ये पादप के फल से प्राप्त होगा। ध्यान देना, तंबाकू किससे प्राप्त होता है, पादप के पत्तियों से। तंबाकू किससे प्राप्त होगा, पादप के पत्तियों से प्राप्त होगा। लेकिन जो अफीम होगा वो अफीम किससे प्राप्त होगा, पादप के कौन से भाग से प्राप्त होगा, ये पादप के फल से प्राप्त होगा, पादप के फ्रूट से प्राप्त होगा। और ध्यान देना, जो पादप हो गया वो पादप कौन सा हो गया, तो पादप हो गया पेपेवर सोमनीफेरम। कौन सा हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो अफीम का जो पादप होता है उसका नाम क्या हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम। अरे नाम क्या हो गया इसका, पेपेवर सोमनीफेरम नाम हो गया इसका, ध्यान देना। और इसके अंदर जो नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, नशीले पदार्थ इसके अंदर, नशीले पदार्थ जिसको बोलेंगे हम एल्केलॉइड, एल्केलॉइड वो पाए जाते हैं इसके अंदर। 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे, मॉर्फिन। कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, इतने सारे टाइप के पाए जाते हैं उसके अंदर। 30 प्रकार के 30 प्रकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड पाए जाते हैं, नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। किसके अंदर, पादप के जो फ्रूट पाया जाता है, फल पाया जाता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। जिसका नाम क्या हो गया, पादप का नाम क्या हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम। अरे नाम क्या हो गया इसका, सभी बोलेंगे एक बार वापस, मास्टर की भावना की शांति के लिए। क्या नाम हो गया इसका, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या बोलेंगे इसको, पेपेवर सोमनीफेरम बोलेंगे। और नशीले पदार्थ कौन कौन से होंगे इसके अंदर, ध्यान देना, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, और कौन सा हो गया, पेपेवरीन हो गया। और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे 30 प्रकार के उसके अंदर नशीले पदार्थ या फिर एल्केलॉइड पाए जाएंगे। अब ध्यान देना, अफीम को कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये हो गया अफीम का क्या हो गया, फल हो गया। क्या हो गया, ये अफीम का पौधा, और पौधे के अंदर ऐसे लगते हैं फल लगते हैं, ऐसे फ्रूट लगते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, जो अफीम की खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर ब्लेड की सहायता से ऐसे चीरा लगाते हैं, ब्लेड की सहायता से इसके ऊपर चीरा लगाते हैं। और जैसे ही चीरा लगाया जाता है और चीरा लगाने के बाद में श्वेत कलर का यहाँ पर दूध निकलता है, श्वेत कलर का दूध निकलता है, जो वायु के कांटेक्ट में आने के बाद में भूरा रंग का हो जाता है, और उसको वापस ब्लेड की सहायता से निकाल दिया जाएगा, और वो क्या होता है, अपना अफीम होता है। अफीम का सेवन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ध्यान देना कैसे,
यानी राजस्थान की परंपरा ऐसी है, राजस्थान के अंदर ऐसा एक कल्चर चलता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति के अंदर क्या हो गया, घरों के अंदर, समाज के अंदर कोई फंक्शन हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई सभा का आयोजन हुआ है, तो जिसके अंदर मृत्यु अगर किसी की हुई है, मृत्यु हुई या किसी का जन्म हुआ या फिर किसी का विवाह हुआ है, तो वहाँ पर अफीम की मनवार की जाती है, अफीम की मनवार की जाती है। और धीरे धीरे ये मनवार करने से क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है, जो जिसने एक बार लिया था, 2 बार लिया, धीरे धीरे उसका वो आदी हो जाएगा और उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, इसका नशा हो जाता है। तो ऐसा कल्चर राजस्थान के अंदर चलता है, परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों को परहेज करना चाहिए और अगर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं समाज के अंदर तो उसे हमें उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर इस व्यक्ति को नशा हो जाता है तो उसको फिर जीवन पर्यंत तक ये लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेगा तो उस व्यक्ति को सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा। बातें समझ में आ रही होगी आपको? तो एक बार वापस बताएंगे, जो अफीम का जो पादप होगा जिसका नाम क्या हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम हो गया, और जिसके अंदर एल्कलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं इसके अंदर? 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, ठीक है, इस टाइप के यहां पर एल्कलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अन्य नशीले पदार्थ, कौन से वाले भाई? अन्य नशीले पदार्थ। तो इनके अलावा कुछ और अन्य नशीले पदार्थ होते हैं जिनका लोग अक्सर सेवन करते हैं। अब देखना कौन कौन से ऐसे अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हो गए? तो वो हो गए, आपने नाम सुना होगा, कोकीन का आपने नाम सुना होगा, कोकीन हो गया, चरस हो गई, गांजा हो गया, बांग हो गई, इन सभी का नशा किया जाता है। इनके अलावा 4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। किसके बारे में? गुटखा, तंबाकू, अफीम और कौन सा हो गया, मदिरा हो गया, शराब हो गया, इनका बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे नशीले पदार्थ मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं जिनके लोग, जिनके बच्चे अक्सर उनका क्या करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं। वो कौन कौन से? कोकीन हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, भांग होगी, इन सब का सेवन करते हैं। उसके साथ साथ में और सुनिए LSD, आपने इसमें का नाम सुना होगा, LSD, लाइसर्जिक सेडेटिव, लाइसर्जिक एसिड, यहाँ पर इसका सेवन किया जाता है। ये कवकों से प्राप्त होगा, लाइसर्जिक एसिड। ठीक है, और ये विभ्रामक होता है। कैसा होता है? ये विभ्रामक होता है, विभ्रामक। और नशे का जो सेवन किया जाता है वो आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है, यानी सेडेटिव के रूप में किया जाता है। और कौन कौन से पदार्थ है जिनका सेवन किया जाता है? तो सुनिए, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश, जो घर के अंदर जो महिलाएं जो नाखूनों पे लगाती है, जो नेल पॉलिश, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, उसका भी लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, उसको सूंघा जाता है। और किसका सेवन, किसका नशा करते हैं? ये पेट्रोल का नशा करते हैं। और किसका करते हैं? जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया, फेविक सॉल्वेंट हो गया, थिनर हो गया, थिनर, रंग, पेंट, पेंट का जो कलर होते हैं उन कलर का नशा करते हैं, गैसोलीन का नशा करते हैं, सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होता है जो पाइप को, जो पाइप्स को वगैरह चिपकाने का जो काम करता है, उन सॉल्यूशन का भी यहाँ पर नशीला पदार्थ के रूप में सेवन किया जाता है। पेट्रोल का यहाँ पर नशीला पदार्थ के रूप में सेवन किया, नशीला पदार्थ के रूप में सेवन किया जाता है। इसका सेवन नहीं, इसको खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उसको सूंघा जाता है। ठीक है, और उसका क्या किया जाता है? नशा किया जाता है। ध्यान देना, नेल पॉलिश, पेट्रोल, सॉल्वेंट, थिनर, पेंट, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, बूट पॉलिश वगैरह, इन सभी चीज़ों का भी क्या होता है? नशा किया जाता है। तो इसके अलावा अन्य पदार्थ कौन कौन से हो गए? कोकिंग, चरस, गांजा, भांग हो गया, और क्या हो गया? LSD हो गया, विभ्रामक, नेल पॉलिश, पेट्रोल, सॉल्वेंट, थिनर और पेंट, ये हो गया। अरे ये तो हो गई, हो गया। साथ साथ में जो दवाइयाँ होते हैं, जो दवाइयाँ होते हैं, उन दवाइयों का भी क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? नशा करते हैं। सुनिए, ठीक है, जानकर हैरान हो जाते हैं हम कि दवाइयों का भी क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसने सरकार ने क्या लगा रहा है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। अरे दवाइयाँ होती है वो व्यक्ति को बचाने के लिए, बीमारी के अंदर काम लेनी चाहिए, लेकिन आजकल के व्यक्ति इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि वो आजकल दवाइयों का भी उपयोग करने लगे। किसके अंदर? क्योंकि जो दवाइयाँ पाई जाती हैं, जो अफीम होगा, वो अफीम का उपयोग किया जाता है किसके अंदर? दवाइयाँ बनाने में। तो जो उसका अंश होगा, जो उसका व्युत्पन्न होगा, वो कुछ मात्रा के अंदर दवाइयों के अंदर पाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अफीम नहीं मिलता तो उसी वो मेडिसिन का यूज कर लेता है। दर्द निवारक गोलियां होगी,
दर्द निवारक गोलियां। नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं है, सीधा ही लिखता हूँ यहाँ पर दर्द निवारक गोलियां। कुछ पेन किलर जो मेडिसिन होगी उस पेन किलर मेडिसिन का भी यहाँ पर नशे के रूप में उपयोग लिया जाता है। और जो कफ सिरप होती हैं, कफ सिरप, खांसी की जो दवाइयाँ होती हैं उस खांसी की दवाइयों को भी उपयोग किया जाता है, नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई ऐसी सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, कि सर ने बताया था इसलिए हम क्या कर ले, इसका सेवन कर ले, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। क्योंकि नशीले पदार्थ का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि शरीर के अंदर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से अन्य पदार्थ हो सकते हैं, कोकीन, चरस, गांजा, भांग, ये सारे हो सकते हैं। उसके अलावा लोग नेल पॉलिश, पेट्रोल, थिनर, सॉल्यूशन, इन सब का भी, पेंट का, थिनर का, इन सभी का भी नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। और जो दवाइयां पाई जाती हैं उन दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, किसके अंदर, नशे के अंदर इसका सेवन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लास्ट टॉपिक है अपना खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट का मतलब क्या हो गया, तो समझना, कम मूल्यवान पदार्थों को की गई मिलावट समझना। खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या होता है, तो कहने का मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं, जो मार्केट के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना मुनाफा कमाने के लिए, अरे उनका मुनाफा, उनको मुनाफा कम मिलता है तो मुनाफा कमाने के लिए, अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो हरामखोरी का काम करते हैं। क्या करते हैं, वो कम मूल्यवान वस्तु है, कोई भी एकदम कम मूल्यवान वस्तु है, उसको अधिक मूल्यवान वस्तु के अंदर मिलाकर वो मार्केट के अंदर बेच देते हैं कि बिल्कुल ये 100% सोना है, और उसको वो मार्केट के अंदर बेच देते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए। और यही कहलाता है खाद्य पदार्थों में मिलावट कहलाता है। मार्केट के अंदर जो भी चीजें मिल रही है वो मैक्सिमम आजकल कैसी मिल रही है, सारी की सारी मिलावटी वस्तुएं मिल रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिनके अंदर मिलावट की जाती है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे। कोल्ड ड्रिंक जिसका सेवन हम बड़े मजे के साथ में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का, हम नहीं जानते कि इसके अंदर कौन कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर लेड पाया जाता है, उसके अंदर सीसा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, इसके अंदर पायरोफॉस नाम का केमिकल्स पाया जाता है, उसके अंदर लिंडेन नाम का केमिकल्स पाया जाता है। अब ध्यान देना, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो व्यक्ति के अंदर क्या करेगा, कैंसर कॉज कर सकता है। हाँ भाई, कैंसर कॉज कर सकता है, और हम इनका सेवन बड़े मजे के साथ में करते हैं। ध्यान देना, व्यक्ति क्या करेगा, मार्केट के अंदर अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अरे अधिक मुनाफा कमाने के लिए क्या करेंगे, वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए कम मूल्यवान वस्तु को अधिक मूल्यवान वस्तु के अंदर मिला के क्या कर देंगे, उसको मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर सबसे पहले मिलावट की बात की हमने, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, ध्यान देना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कुछ ही चंद ही मिनटों का रहा है बस। सीसा का सेवन किया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल का सेवन किया जाता है, पायरोफॉस का सेवन किया जाता है, लिंडेन का सेवन किया जाता है, यहाँ पर लेड का यहाँ पर उसके अंदर मिलावट की जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। और किसके अंदर मिलावट क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। तो मिलावट कर सकते हैं ये घी के अंदर, घी में मिलावट कर सकते हैं किसकी, वनस्पति तेल की। किसकी मिलावट कर सकते हैं, वनस्पति तेल की, ये मिलावट, वनस्पति तेल की मिलावट कर सकते हैं। वनस्पति तेल की ये मिलावट कर सकते हैं। और ध्यान देना, ये तेल के अंदर मिलावट कर सकते हैं, तेल में मिलावट, तेल में ये किसकी मिलावट कर सकते हैं, तो ध्यान देना, ये तेल में मिलावट कर सकते हैं किसकी, सरसों के सस्ते तेल की, सरसों के तथा आर्जिमोन के बीजों का तेल,
या फिर सस्ता पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल। ठीक है, तेल के अंदर ये मिलावट कर सकते हैं, ध्यान देना, जो तेल होगा उस तेल के अंदर, जो तेल होगा उस तेल के अंदर ये मिलावट कर सकते हैं। किसकी? आर्जिनमोन के बीजों का तेल हो सकता है, यहाँ पर सस्ता पाम ऑयल हो सकता है, इसकी ये मिलावट कर सकते हैं। अब अगला होगा दूध के अंदर मिलावट, दूध में मिलावट। ये दूध के अंदर मिलावट किस किस की कर सकते हैं? तो सुनना, दूध के अंदर मिलावट कर सकते हैं ये किसकी? डिटर्जेंट की। किसकी कर सकते हैं? ये डिटर्जेंट की मिलावट कर सकते हैं। ये दूध के अंदर मिला सकते हैं यूरिया। अब सुन लो, इतने हानिकारक पदार्थ अगर हमारे पेट के अंदर जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, तो कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं? तो ध्यान देना, ये डिटर्जेंट मिला सकते हैं, ये यूरिया का सेवन उसके अंदर मिलावट कर सकते हैं। और ध्यान देना, और देखो किस हद तक ये गुजर जाते हैं। यह हल्दी में, यह हल्दी में लेड क्रोमेट, यह हल्दी में लेड क्रोमेट तथा पीली मिट्टी, लेड क्रोमेट तथा पीली मिट्टी की यहां पर मिलावट कर सकते हैं। देख लो, सुन लो सभी, हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट तथा पीली मिट्टी की मिलावट कर सकते हैं। मिर्ची पाउडर में ईंटों का चूरा मिला देते हैं, और काली मिर्च में, काली मिर्च में पपीते के बीज, ये काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट मिला सकते हैं। और ध्यान देना, गोभी की सफेदी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, गोभी की सफेदी के लिए यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। गोभी की सफेदी के लिए, अगर लंबे समय की गोभी है और वो खराब होने के चांस है, तो उसकी सफेदी के लिए, उसको चकाचक चमकाने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं? वो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। और सब्जियों के ऊपर ध्यान देना, सब्जियों पर कॉपर का विलयन का छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं भाई। गोभी के ऊपर ये किसका उपयोग कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, गोभी के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों के ऊपर ये कॉपर के विलयन का उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए। अब ध्यान देना, सरकार ने क्या क्या इसके ऊपर फैसला लिया है। सरकार ने इसके ऊपर क्या किया गया? फैसला ले लिया, और इसके ऊपर एक कानून बनाया गया, और जिसका नाम है PFA। तो उसका कानून कौन सा हो गया? कानून, उसका कानून हो गया कौन सा वाला? PFA, प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट एक बनाया गया, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट का एक अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई दुकानदार, अगर कोई व्यापारी अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट करता पाया गया, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, तो उसकी हमें कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा खाद्य पदार्थों में मिलावट उसको अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो कोई भी हद को पार कर सकता है, जो कि जानलेवा होगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात क्या होगी एग्जाम की दृष्टि से, तो गोभी की सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाएगा, सब्जियों पर उपयोग किया जाएगा, किसके अंदर? कॉपर विलयन का उपयोग किया जाएगा, और इसका जो कानून होगा जिसका नाम क्या हो गया? PFA, प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट हो गया, जो 1954 के अंदर लागू किया गया, 1954 के अंदर इसको बनाया गया था। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। 5 नंबर का ये चैप्टर हो चुका है, और बिल्कुल ही आसान, एकदम सरल चैप्टर है। आपको जो भी वीडियो के अंदर जो लेक्चर हैं, सारे आप एक एक चीज़ को नोट करेंगे, और साथ ही साथ बुक को भी पढ़ेंगे, और पीछे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। आपको निश्चित ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।